तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं गवर्नर। देखिए आपको यहाँ ध्यान रखना है कि जो भारत में गवर्नर वाली सिचुएशंस हैं वो कैसी थी, तो थोड़ा सा पहले ये याद रखिएगा। एक कंडीशन होगी गवर्नर की, ठीक है, क्या कंडीशन होगी? गवर्नर, यानी गवर्नर ऑफ बंगाल, ठीक है। तो एक कौन होंगे? बंगाल के गवर्नर होंगे। तो पहली कंडीशन आपको ये याद रखनी है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आ चुकी है, और भारत आने के बाद ये पहले तो किसके रूप में आई थी? ट्रेडर्स या व्यापारी के रूप में आए थे ये, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने भारत में अपना सिक्का जमा लिया और उसके बाद ये गवर्नर बने। तो पहली कंडीशन होगी बंगाल के गवर्नर की। और इस कंडीशन में अगर हम बात करें तो कहाँ से कहाँ तक, ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो 1757 से 1773 तक हम बंगाल में गवर्नर देखेंगे। तो यहाँ फिर वही दो कंडीशंस क्रिएट होंगी, एक होगी पहला फर्स्ट गवर्नर और एक होगा लास्ट गवर्नर। होगा या नहीं होगा? तो ये पहली कंडीशन है जो किसकी है? 1757 से लेके 1773 तक बंगाल में आप यहाँ इस कंडीशन में गवर्नर देखेंगे। थोड़ा और आगे जाएंगे अगर हम, तो अब ये जो गवर्नर थे ये किसमें कन्वर्ट होंगे? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल में। तो अब ये बनेंगे बंगाल के गवर्नर जनरल। बेसिकली हम ये कहें कि बंगाल का गवर्नर ही अब बंगाल का गवर्नर जनरल कहलाने लगा, ठीक है। और ये घटना होगी किससे? तो ये होगी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। तो जो रेगुलेटिंग एक्ट आएगा 1773 का, और वो क्या करेगा बेटा? तो बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना देगा, ठीक है। तो ये दूसरी बात है जो आपको ध्यान रखनी है। अब बंगाल के गवर्नर जनरल हैं कब से? तो यहाँ हम देखें तो 1773, प्रैक्टिकली देखें तो ये 4 से लागू होगी। तो बताइए आप 3 बताएं या 4 से बताएं? आप जैसा बोलेंगे मैं बोल दूंगा। लागू कब से हो रही है? 1774 से, क्योंकि ये एक्ट आया उसके बाद ये लागू होना शुरू होगी। तो एक तरीका तो ये भी है कि आप इसे यहाँ से करें और कहाँ तक चलें? 1833 तक, ठीक है। और अगर आप भूल जाए मान लो कि 4 क्यों, तो आप ऐसे समझ लीजिए कि 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आएगा और इसी एक्ट के माध्यम से गवर्नर जनरल जो है बंगाल के जो गवर्नर हैं वो गवर्नर जनरल कहलाएंगे। और ये अप्लाई कहाँ से होंगे गवर्नर जनरल? तो 1774 से अब ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के रूप में काम करना शुरू करेंगे, ठीक है। और इसके लिए कौन सा एक्ट आया? रेगुलेटिंग एक्ट। तो फिर से यहाँ वही बात आएगी, क्या कि भाई फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, और यहाँ क्या आएगी? लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो ये दूसरी कंडीशन है ब्रिटिश भारत की। तीसरी कंडीशन पर आए अगर हम, तो तीसरी कंडीशन जो है बेटा वो किस तरीके की है कि अब जो गवर्नर जनरल थे किसके? अच्छा पहले समझ में तो आ रहा है? जीजी ऑफ बी, जीजी है ये, मतलब लिख दूं नहीं तो मैं बंगाल के गवर्नर जनरल, आ रहा है ना, मतलब ऐसा तो नहीं कोई छूट रहा हो। अब जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे वो अब बने जीजी सच में, तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गए ये। किसमें कन्वर्ट हुए ये? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया में। और ये जो होगा बेटा ये होगा 1833 के तीसरे चार्टर से, ठीक है। तो 1833 में बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब ये मानिए कि पूरा आधुनिक भारत हम इसमें समा सकते हैं। तो आपको बस समझना है और चीज़ों को कनेक्ट करने की कोशिश करनी है। जहाँ आपको ऐसा लगे आप पीछे छूट रहे हैं या कहीं मिक्स हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, आप बता दीजिएगा, सब बढ़िया से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या बन गया? अब भारत का गवर्नर जनरल, ठीक है। तो ये तीसरी कंडीशन थी कि भाई जो तीसरा चार्टर एक्ट आया उससे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल
अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया या भारत के गवर्नर जनरल में परिवर्तित हो गया। और ये कहाँ से? अब फिर वही बात कि 33 में तो एक्ट आया, तो हम प्रैक्टिकली अगर इसको भी लागू कराएं तो 1834 से लागू होगा। और कब तक? तो ये चलेगी कहानी 1858 तक। तो 1834 से लेके 1858 तक हम इन्हें क्या कहेंगे? इन्हें कहेंगे हम भारत का गवर्नर जनरल। अब यहाँ पे फिर से वही दो कंडीशन, एक फर्स्ट और एक लास्ट, यानी कि भारत का पहला गवर्नर जनरल और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल। ठीक है। और उसके बाद चूंकि अब जगह इतनी ही है, पढ़ाना मुझे इसी में है सारा, तो मैं यहीं पढ़ाऊंगा आपको। चौथी कंडीशन पर आते हैं। अब जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, अब इसे किस में परिवर्तित कर दिया गया? वाइसराय में। तो ये जो वाइसराय अब हम यूज करते हैं शब्द, वो कहाँ से करते हैं? ठीक है, 1858 से लेके कहाँ तक? 1947 तक। तो चौथी कंडीशन होगी हमारी 1858 से लेके 1947 तक। इसके अंदर जो और कुछ कुछ ट्विस्ट हैं वो मैं अभी आगे बताऊंगा। तो अब क्या हो रहा है बेटा, जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था अब वो बन गया भारत का वाइसराय। और ये कब से? 1858 का यहाँ जो आएगा, बेसिकली यहाँ एक एक्ट आएगा 1858 का एक्ट या 1858 का अधिनियम, जिसे हम बोलते हैं गुड गवर्नेंस एक्ट, अच्छे शासन का अधिनियम। इसी को हम कह सकते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1858, भारत परिषद अधिनियम 1858। और इस एक्ट ने क्या किया कि जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे अब ये वाइसराय भी कहलाने लगे। और हम इस वाइसराय शब्द का प्रयोग कहाँ से कहाँ तक करेंगे? 1858 से 1947 तक करेंगे। यानी फिर से वही बात होगी, फर्स्ट और लास्ट होगी या नहीं होगी? और जब हम स्वतंत्र हो जाएंगे तो स्वतंत्रता के बाद, अब हम ऐसे ही कर लेते हैं, स्वतंत्र तो करा के ही छोड़ना है। तो स्वतंत्रता के बाद जो कहानी होगी वो फिर से क्या होगी? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की ही रहेगी। ठीक। और ये कब से कब तक चलेगी? तो 1947 से, स्वतंत्रता के बाद से लेके 1950 तक की। ठीक। और यहाँ जाके ये जो गवर्नर जनरल का पद है ये पूरे तरीके से समाप्त हो जाएगा और इस गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पद के नाम की जगह हम राष्ट्रपति का प्रयोग करना शुरू कर देंगे। ठीक है, अभी इतनी बात समझ में आई। अब यहाँ से आते हैं, तो अगर हम शुरू में देखें बेटा 1757 में, तो यहाँ बंगाल में जो गवर्नर बन के आए वो आए थे रॉबर्ट क्लाइव। कौन आए थे? सबसे पहले ये रॉबर्ट क्लाइव जो है बंगाल में गवर्नर बन के आया। कब? तो स्वाभाविक है 1757 में। और ये कब तक रहा? 1757 से 1760 तक रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का गवर्नर रहा। तो ये क्या हो गया? फर्स्ट गवर्नर। तो ये हो गया बंगाल का पहला गवर्नर। तो फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल कौन? रॉबर्ट क्लाइव। ये इसका पहला टेन्योर था। क्या हो गया? यहाँ तो बढ़िया से दिख रही है हमें इसमें। आपके यहीं तो रॉबर्ट क्लाइव बन गए बंगाल के पहले गवर्नर और ये पहला टेन्योर था इनका। और पहले टेन्योर में ही ये कांड किए थे लाला। शुरू में ही ये आया रॉबर्ट क्लाइव और इसने बंगाल में फूट डाल दी, डिवाइड एंड रूल। और इसने शुरू में ही, गवर्नर तो बना बाद में ये, इसने प्लासी का युद्ध किया। कौन सा युद्ध? प्लासी का युद्ध रॉबर्ट क्लाइव और किनके बीच में हुआ था? सिराजुद्दौला। किनके बीच में? रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में
होगा बेटा प्लासी का युद्ध, और रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला के जो सेनापति थे मीर जाफर, उन्हें अपनी तरफ किया और इस युद्ध में सिराजुद्दौला को हरा दिया और बंगाल को अपने कंट्रोल में ले लिया। ठीक है, तो ये पहला टेन्योर था इनका। इसके अलावा रॉबर्ट क्लाइव एक बार और आएंगे भारत, तो ये 1765 से 67 इनका ये दूसरा टेन्योर होगा रॉबर्ट क्लाइव का भारत में। तो आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव। ठीक, ये हो गई बात रॉबर्ट क्लाइव की। अब हम यहीं पे थोड़ा सा आपको बीच के ना बता के हम पहले अंतिम बता रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादातर अंतिम से आते हैं। ठीक है, तो पहले या अंतिम, तो हम बीच में फिर, क्योंकि अभी बीच में लेंगे तो टाइम लगेगा, तो फिर आप कनेक्ट नहीं कर पाएंगे एक साथ इतनी। तो अंतिम जो थे वो थे बेटा वॉरेन हेस्टिंग्स। कौन थे? ठीक है, अब ये कैसे अंतिम थे तो समझिए। वॉरेन हेस्टिंग बेटा 1772 में भारत में गवर्नर बन के आते हैं बंगाल के, और 1772 से 1773 तक ये क्या रहेंगे? बंगाल के अंतिम गवर्नर रहेंगे। और क्यों? क्योंकि 1773 में आएगा रेगुलेटिंग एक्ट, और इस रेगुलेटिंग एक्ट में एक प्रोविज़न या प्रावधान था कि इसने बंगाल के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल में परिवर्तित कर दिया। यानी कि अब इसके बाद 73 के बाद, यानी कि 74 से अगर हम देखें, कहाँ से? 1774 से लेके अगर हम बात करें 1785 तक है यही व्यक्ति, लेकिन अब ये क्या बन गया? अब ये बन गया क्या? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो ये है तो वॉरेन हेस्टिंग ही, लेकिन इसका क्या चेंज हो गया? नाम और पद नाम कहें तो ये चेंज हो गया। बंगाल का जो गवर्नर था ये बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया पहला। अब कंफ्यूजन होता है, बंगाल का अंतिम गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग, बोले एक ही व्यक्ति दो दो कैसे हो गया? तो समझ में आया। बेसिकली इसका जो पूरा टेन्योर था वो 1772 से 85 तक था। तो 72 से 3 तक इसने बंगाल के अंतिम गवर्नर के रूप में काम किया। फिर रेगुलेटिंग एक्ट आया इसी के समय, तो इस रेगुलेटिंग एक्ट ने जो बंगाल के गवर्नर थे बेटा, उनको बंगाल के गवर्नर जनरल में परिवर्तित कर दिया। तो इसीलिए ये बंगाल का क्या बन गया? पहला गवर्नर जनरल बन गया। और कब तक रहा ये? 1774 से 85 तक ये बंगाल का गवर्नर जनरल रहा। आपको क्लियर हो गई होगी ये बात? ठीक, तो ये बंगाल के पहले गवर्नर जनरल की बात करें। अब हम आ जाते हैं लास्ट पर। तो लास्ट में बेटा देखें हम, तो यहाँ है विलियम बेंटिक। क्या नाम है इनका? विलियम बेंटिक। तो ये जो विलियम बेंटिक हैं, ये बने बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल। क्या बनी ये? बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल। कब से कब तक? तो 1828 में तो ये आए थे, और 33 तक ये क्या रहेंगे? बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल रहेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो 1833 का चार्टर आया, इसने बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल में परिवर्तित कर दिया। अब इनका भी और भी टेन्योर है। किनका? हाँ सॉरी, वॉरेन हेस्टिंग लिख देते हैं हम अभी गलती से। तो किसका? विलियम। अब मैं WB लिख रहा हूँ तो जिससे कि जगह बचे मेरे पास। तो विलियम बेंटिक जो थे, ये अब कहाँ से टेन्योर शुरू होगा? तो 33 में चार्टर आया, हम मान लें कि भैया फुल फ्लेजेड आपने 34 से काम करना शुरू किया और 35 तक आप रहे। तो यहाँ अच्छा आंसर क्या है? तीसरा चार्टर एक्ट लागू होने के बाद जो विलियम बेंटिक थे, अब ये भारत के गवर्नर जनरल बन गए। और ऐसा करने वाले ये चूंकि कैसे थे? तो फर्स्ट थे, तो ये क्या बन गए? फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गए। कौन? विलियम बेंटिक। और इन्होंने 34 से 35 तक अपना ये कार्यकाल पूरा किया।
किसके रूप में? भारत के पहले गवर्नर जनरल के रूप में। अब पहले होंगे तो कोई अंतिम भी होंगे, और अंतिम आएंगे कहाँ? 58 पर। तो यहाँ थे बेटा कैनिंग। कौन थे? कैनिंग। कैनिंग का जो टेन्योर था ना 1856 से लेके 58 तक का जो टेन्योर था वो था भारत के अंतिम गवर्नर जनरल का। और फिर ये एक्ट आ गया 1858 का, बिल्कुल एक जैसी चल रही चीज़ें। और 1858 के एक्ट ने इन्हें अब किस में परिवर्तित कर दिया? वाइसराय में। तो पहले वाइसराय कौन बनेंगे? यही कैनिंग बनेंगे। तो ये 1858 से लेके 62 तक ये क्या रहते हैं? ये पहले वाइसराय बन जाते हैं कैनिंग। तो फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया कैनिंग। अब यहाँ आ जाए लास्ट, तो लास्ट जो होंगे वो कौन होंगे बताइए? यहाँ लास्ट वाइसराय, हाँ बिल्कुल माउंटबेटन, सही बात है, इसमें कुछ सोचने वाली बात ही नहीं है। तो माउंटबेटन जो है ये क्या बन जाएंगे बेटा? अंतिम वाइसराय बनेंगे भारत के। क्यों? जैसे ही हम 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र होंगे बेटा यहाँ पर, तो अगर हम इंडिपेंडेंट हो गए हैं तो अब हम वाइसराय चाहेंगे क्या? वाइसराय का अर्थ होता था वॉइस ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, ब्रिटिश साम्राज्य की आवाज़। अब हमें नहीं चाहिए इनकी आवाज़ कुछ, ठीक है? क्या हमें कोई ब्रिटिश साम्राज्य का प्रतिनिधि चाहिए? नहीं चाहिए भाई हमें इनका कोई प्रतिनिधि। तो अब ये जो पद है वाइसराय का, भारत की स्वतंत्रता के बाद इस पद की कोई महत्ता नहीं बचेगी। और स्वतंत्र भारत में अब हम वाइसराय तो नहीं सुन सकते, क्योंकि सुनेंगे तो हमें बड़ा बड़ा लगेगा कि भैया अभी भी वही उन्हीं की आवाज़ काम कर रही है यहाँ पे। तो अब यहाँ माउंटबेटन तो होंगे, क्योंकि बेटा माउंटबेटन जो है समझिएगा 1947 में आए थे और 1948 तक रहे थे। माउंटबेटन का कार्यकाल कब से कब तक है? 47 से 48 तक। यहाँ लिख दूँ थोड़ा क्लियर रहेगा। 47 से 48 तक रहेंगे। लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस अगर आपसे पूछा जाए स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल, क्या शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया। तो स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन होगा? ये भी होंगे माउंट बेटन, ठीक है? तो पहले गवर्नर जनरल स्वतंत्र भारत के कौन? माउंटबेटन। अब यहाँ पे बेटा क्या होता है, एक हमारे सी राजगोपालाचारी, कौन? सी राजगोपालाचारी जो हैं वो क्या बन जाते हैं, ठीक है? 1948 में आएंगे और 1950 तक ये रहेंगे भारतीय गवर्नर जनरल। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, सुन लीजिएगा बिल्कुल ध्यान से, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी, आपसे पूछे भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी, ठीक है? ध्यान रखना। लेकिन अगर आपसे पूछे भारत के अंतिम वाइसराय माउंटबेटन, अच्छा स्वतंत्र भारत के अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल, फिर से माउंटबेटन, क्योंकि सी राजगोपालाचारी तो ब्रिटिश होने से रहे। समझ में आ रहा है ना क्वेश्चन? तो ये पहले अंतिम पहले अंतिम पहले अंतिम की बात है। जो ब्रिटिश इंडिया सिस्टम चलाएगा भारत में वो इन्हीं फेजेस में चलाएगा। 1757 से 1773 तक हम बंगाल में गवर्नर देखते हैं। जब ये और पावरफुल होंगे तो ये बंगाल के गवर्नर को ही गवर्नर जनरल बनाएंगे। तो यहाँ से हम गवर्नर जनरल देख लेंगे रेगुलेटिंग एक्ट के बाद में 1833 तक। फिर 1833 में चार्टर आएगा, तो ये क्या कर देगा चार्टर, बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे इन्हें भारत का गवर्नर जनरल बना देगा। तो हम यहाँ से भारत का गवर्नर जनरल देखेंगे 1858 तक। और फिर जब 1858 में क्या आएगा,
गुड गवर्नेंस एक्ट या अच्छे शासन का अधिनियम आएगा तो ये क्या करेगा, जो भारत के गवर्नर जनरल थे उन्हें वाइसराय में परिवर्तित कर देगा। तो हम पहले वाइसराय देखेंगे कैनिंग को, और अंतिम जो होंगे वो माउंटबेटन होंगे। और जब हम स्वतंत्र हो जाएंगे तो वाइसराय शब्द हम प्रयोग नहीं करेंगे। तो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन हो जाएंगे, माउंटबेटन हो जाएंगे। और अंतिम गवर्नर जनरल के रूप में हम श्री राजगोपालाचारी को देखेंगे। समझ में आई बात? कोई डाउट, किसी तरीके की कोई समस्या किसी को? हाँ बोलिए जी। जी हाँ, बात सही है, हटा देना चाहिए था लेकिन नहीं हटाया। बोलो क्या करें इनका। ठीक है, अब हम एक्चुअली आप नाराज हैं भारत सरकार से कि क्यों इन्होंने माउंटबेटन को बना के रखा। तो ये वो स्टेटस है बेटा जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में काम कर रही है और सिस्टम चला रही है। अब थोड़ा सा यहाँ पे एक जो कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है, यहाँ हम क्या देख रहे हैं, शुरू में हम देख रहे हैं बंगाल के गवर्नर कहाँ से, 1757 से 1773 तक। फिर हमने क्या देखे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल 1833 तक। फिर हमने क्या देखे, 1834 से 58 तक गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। लेकिन यहाँ ये वास्तव में है क्या पूरा, अंडर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अब मेरे पास जगह नहीं है, मैं ऐसे ही लिखूंगा BEIC, ठीक है क्या, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये जो पूरी कहानी है, ये जो गवर्नर है वो भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन है, ये जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है वो भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन है, और ये जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हैं ये भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन शासन कब तक चल रहा था डायरेक्टली, तो 1757 से लेके 1858 तक। अब क्या होगा, तो अब जो यहाँ 1858 में गवर्नर बनेंगे, बेसिकली वाइसराय बनेंगे, इनका अर्थ होता है वॉइस ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। क्या होता है, वॉइस ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। तो ये वाइसराय जो बने वो किसके अंडर में बने, अंडर द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं है यहाँ, ये है अंडर द ब्रिटिश क्राउन और ब्रिटिश पार्लियामेंट, यानी कि ब्रिटिश साम्राज्य, ब्रिटिश संसद के अधीन बने थे ये वाइसराय। और वाइसराय तो थे ही, इन्हें बेटा इन्हें भी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहा जाता था। बोले अब क्या बदला फिर, तो एक तो वाइसराय शब्द प्रयोग हुआ और दूसरा शब्द क्या हुआ, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। लेकिन यहाँ भी था ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो भारत का गवर्नर जनरल। बोले इनमें क्या अंतर है फिर, तो ये जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हैं यहाँ 58 से पहले तक, 58 तक वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन है। और यहाँ जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होंगे ये किसके अधीन होंगे, अब मैं क्राउन ही लिख रहा हूँ क्योंकि बस क्राउन ही लिखने की जगह है हमारे पास, तो ब्रिटिश क्राउन के अंडर में होंगे। अंतर समझ में आ रहा है, यानी यहाँ है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ही या ये वाइसराय हैं, लेकिन ये अब किसके अंडर में आ गए, ब्रिटिश क्राउन और ब्रिटिश पार्लियामेंट, मतलब ब्रिटेन के जो महाराजा हैं उनके अंडर में अब ये सिस्टम यहाँ काम कर रहा है। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में नहीं है ये पद। अंतर समझ में आया। तो कई बार ऐसा क्वेश्चन बनता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन भारत के अंतिम गवर्नर जनरल, उत्तर दो, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया अंडर द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, तो कौन होंगे, होंगे क्योंकि कैनिंग यहाँ तक जो काम कर रहे हैं 58 तक वो किसके अंडर में करेंगे। तो थोड़ा क्वेश्चन जब पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन
भारत के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, तो लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया अंडर द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ज़्यादातर लोग लगाते हैं माउंट बैटन, पहला ऑप्शन यही होता है। तो माउंट बैटन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन नहीं थे, ये ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटिश पार्लियामेंट, समझ में आ रहा है ना, ब्रिटिश गवर्नमेंट इसके अंडर में तो थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में नहीं थे। इतनी बात क्लियर। अब एक प्रश्न बनता है, केंद्रीयकरण की शुरुआत, क्या केंद्रीयकरण की शुरुआत, ठीक है, तो इनिशिएशन ऑफ सेंट्रलाइजेशन, तो कहाँ से केंद्रीयकरण की शुरुआत देखने को मिल रही है? तो आपको कहाँ दिखेगी? ठीक है, तो केंद्रीयकरण की शुरुआत जो आपको दिखाई देगी वो रेगुलेटिंग एक्ट के, बंद करना है, हम आपको जो नेक्स्ट पॉइंट बता रहे थे उसको थोड़ा समझिए कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछे गए, क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा कि केंद्रीयकरण की शुरुआत, ठीक है, तो इनिशिएशन ऑफ सेंट्रलाइजेशन, तो केंद्रीयकरण की शुरुआत आपको कहाँ दिखाई देगी? रेगुलेटिंग एक्ट से। क्यों? जो गवर्नर बंगाल का हुआ करता था केवल, अब वो बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया, और बंगाल का गवर्नर जनरल बनने से इसके अंडर में, ठीक है, मद्रास और बॉम्बे भी आने लगा। यानी इस रेगुलेटिंग एक्ट ने इसे क्या किया, ये कलकत्ता का तो था ही, बॉम्बे और मद्रास का भी ये गवर्नर जनरल बन गया। तो कलकत्ता के गवर्नर जनरल के अधीन बॉम्बे और मद्रास के भी गवर्नर आने लगे। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, पहले एक एक क्षेत्र का एक प्रमुख है। जैसे अगर हम बात करें हमारे भारत की स्थिति देखें तो यहाँ क्या है, कलकत्ता है, यहाँ बॉम्बे रहेगा, यहाँ मद्रास रहेगा। तो कलकत्ता वाला सिर्फ यहाँ करता था शासन पहले, ठीक है, यहाँ मद्रास वाला अपना करता था और बॉम्बे वाला यहाँ करता था रूल। लेकिन इस एक्ट ने क्या किया, बॉम्बे वाले को भी इसके अंडर में, मद्रास वाले को भी इसके अंडर में कर दिया। यानी कि 3 क्षेत्रों में, 3 प्रेसिडेंसियों में अब एक ही व्यक्ति शासन कर रहा है। यानी कि सत्ता किस तरफ आ रही है, यहाँ, यहाँ और यहाँ थी, अब एक जगह आ गई। तो केंद्रीकरण, हालांकि अभी पूरा केंद्रीकरण नहीं है, तो केंद्रीकरण की जो शुरुआत है वो होती है रेगुलेटिंग एक्ट से। समझ में आई? तो ये हुई बात पहली। अब अगर हम दूसरी बात करें कि और क्या स्थिति बनी, तो अब देखिए, अगर आपसे कहा जाए केंद्रीकरण दिखाई कहाँ दिया पूरे तरीके से, जो सिर्फ बंगाल का गवर्नर था, गवर्नर जनरल था जो व्यक्ति, अब वो पूरे भारत का गवर्नर जनरल बन बैठा। मतलब क्या, अब पूरा भारत एक ही व्यक्ति के अंडर में आ गया। तो केंद्रीकरण कहाँ दिखेगा आपको, तो सेंट्रलाइजेशन जो होगा वास्तव में वो कहाँ होगा, ठीक है, तो सेंट्रलाइजेशन कहाँ, तो पूछा जाता है कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन, पूर्ण केंद्रीयकरण चार्टर एक्ट में दिखाई देगा। तो जो तीसरा चार्टर एक्ट था, ये बहुत एनालिटिकल क्वेश्चन है, ध्यान देंगे तो सही होंगे, नहीं तो गलत हो जाएंगे। तो केंद्रीयकरण की शुरुआत रेगुलेटिंग एक्ट से, लेकिन केंद्रीयकरण पूरे तरीके से कहाँ लागू हो गया, अब ये तो ठीक है। अब भैया फिर पूछें कि केंद्रीकरण हो गया तो कभी क्या डिसेंट्रलाइजेशन नहीं होगा, क्या विकेंद्रीकरण नहीं होगा? होगा। तो कहाँ होगा विकेंद्रीकरण, कहाँ देखेंगे आप? ब्रिटिश शासनकाल में पूछ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ बेटा आप ध्यान दीजिएगा, ये 1858 के बाद एक एक्ट आता है 1861 का, मैं यहाँ पेन बदल के लिख रहा हूँ जिससे आपको थोड़ा याद रहे। क्या 1861, इसको हम कहते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट, भारत परिषद अधिनियम 1861,
इसके अंतर्गत बेटा 1861 के इंडियन काउंसिल एक्ट से यहाँ क्या होगा? डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ? तो पूछा जाता है विकेंद्रीकरण की शुरुआत किस एक्ट से हुई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या अंग्रेजों के शासन में? तो 1861 के इंडियन काउंसिल एक्ट या भारत परिषद अधिनियम से डिसेंट्रलाइजेशन शुरू हो गया। अब फिर मन में प्रश्न आता है कि भाई कैसे मान लें हम, क्या हो गया कि गवर्नर जनरल की जगह 3-4 गवर्नर बना दिए क्या आपने अलग अलग? नहीं, तो यहाँ पर क्या किया गया था? नहीं, तो उससे क्या होगा? नहीं, कैसे हम मान लें कि ये डिसेंट्रलाइजेशन है? तो बेटा यहाँ पर एक सिस्टम शुरू किया गया था, पोर्टफोलियो सिस्टम। ठीक है, यानी कि विभागीय व्यवस्था। तो बेटा ये जो पोर्टफोलियो सिस्टम था, मतलब अब इसने क्या किया, जो गवर्नर जनरल की काउंसिल होती थी उसमें विभाग बना दिए, और ये जो था डिपार्टमेंटल सिस्टम एक तरीके से, तो इसको नाम देते थे पोर्टफोलियो सिस्टम। तो अलग अलग विभागों में बना दिया गया, और विभागों में उनके प्रमुख होंगे, तो जो पावर है थोड़ी उनके पास भी डिस्ट्रीब्यूट होंगी। तो विकेंद्रीकरण की जो शुरुआत मानी जाती है वो कहाँ मानी जाती है? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में। तो देखो अब सेंट्रलाइजेशन की शुरुआत 1773 के चार्टर एक्ट में। पूर्ण केंद्रीकरण या केंद्रीकरण एकदम से, कौन सा? कुछ गलत बोल दिया क्या मैंने? क्या बताया? सही तो बताया। 70, चलो फिर से बोलते हैं, कोई बात नहीं। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से केंद्रीयकरण की शुरुआत होती है, जबकि 1833 के तीसरे चार्टर से पूर्ण केंद्रीयकरण हो जाता है, कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन होगा। 1861 के इंडियन काउंसिल एक्ट से डिसेंट्रलाइजेशन की शुरुआत होगी, विकेंद्रीकरण की, और यही सिस्टम कहलाएगा पोर्टफोलियो सिस्टम। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि जो पोर्टफोलियो सिस्टम था वो किस एक्ट से आया? 1861 के कौन सा एक्ट? इंडियन काउंसिल एक्ट या भारत परिषद अधिनियम से जो आया है वो पोर्टफोलियो सिस्टम आया है। इवन भारत में 3 हाई कोर्ट जो बने हैं, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास, ये भी तीनों हाई कोर्ट आपके 1861 के एक्ट से ही बने हैं। ये दोनों क्वेश्चन इस एक्ट से बहुत बार पूछे गए हैं, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, याद रखेंगे ये चीज़। तो इतनी बातों में पहले तो मुझे बताइए कि पहला आखिरी इसमें कोई समस्या? तो हम क्या देख रहे हैं कि जो बंगाल के फर्स्ट गवर्नर थे वो रॉबर्ट क्लाइव थे, जो पहले टेन्योर में 1757 से 60 तक रहेंगे और दूसरे टेन्योर में 65 से 67 तक रहेंगे। और पहले टेन्योर के दौरान ही शुरू में इन्होंने क्या किया था? तो प्लासी का युद्ध सिराजुद्दौला से रॉबर्ट क्लाइव ने ही किया था। ठीक है, बंगाल के अंतिम गवर्नर के रूप में हम वॉरेन हेस्टिंग को देखेंगे, जबकि बंगाल के पहले गवर्नर जनरल के रूप में हम किसको देखते हैं? वॉरेन हेस्टिंग को ही देखते हैं। जबकि बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल के रूप में हम विलियम बेंटिक को, और भारत के पहले गवर्नर जनरल जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन है वो हम देखते हैं विलियम बेंटिक को। और अगर हम बात करें भारत के अंतिम गवर्नर जनरल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन, तो वो कैनिंग होते हैं। फिर हम 1858 से देखते हैं भारत के पहले वाइसराय जो कैनिंग ही बनते हैं, और 1947 में हम देखते हैं भारत के अंतिम वाइसराय जो कि लॉर्ड माउंटबेटन होते हैं। और इसके बाद 1947 से 50 के बीच में क्या चेंजेज आएगा? तो 1947 में बेटा माउंटबेटन जो है वो रहेंगे 48 तक, माउंटबेटन गवर्नर जनरल रहेंगे, भारत के अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल होंगे। और 1948 से 50 के बीच में सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल, भारतीय रूप में, या हम कह सकते हैं भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, और भारत के अंतिम गवर्नर जनरल भी कौन होंगे? सी राजगोपालाचारी रहेंगे। तो ये तो है क्रम जिसमें हमें सारी चीज़ों को पिरोना है।
ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। अब हम पहली कैटेगरी हमने कौन सी रखी थी? तो पहली हमने क्या रखी? गवर्नर ऑफ बंगाल की। तो बंगाल के जो गवर्नर हैं बेटा, अब हम बात करेंगे बंगाल के गवर्नर की। तो बंगाल के गवर्नर जो हैं वो कहाँ से कहाँ तक? ठीक है, तो 1757 में सबसे पहले हम आपको क्रम बता देते हैं। कहाँ गया? तो थोड़ा सा क्रम समझने की कोशिश करिए। 1757 से 60 के बीच में पहले गवर्नर कौन होंगे? रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, फिर बात करें 1760 की, तो यहाँ पर एक टेम्परेरी गवर्नर कौन आ जाएंगे? हॉलवेल आ जाएंगे। तो ये हॉलवेल हो जाते हैं भैया। ठीक है, फिर 1760 से ही अगर हम बात करें कब तक? 65 तक। तो 60 से 65 के बीच में कौन माने जाते हैं? तो वेंसी पक्का। तो वेंसी टार्ट जो हैं वो ये रहेंगे आपके गवर्नर। और अगर हम आगे बात करें तो 65 से 67 में फिर से कौन आ गए? ये आरसी आ गया, रॉबर्ट क्लाइव। फिर हम देखते हैं 1767 से 69 में कौन आएगा भाई? तो यहाँ आएंगे वारेह लेस्ट। ठीक है, और अगर हम उसके थोड़े से और आगे चलें तो 1767 से 69 हो गया। तो 1769 से कहाँ तक? 1772 तक कौन आएंगे? ठीक है, जो गवर्नर होंगे बंगाल के वो होंगे कार्टियर। और आप जानते हैं कि 1772 में से लेके 1785 तक कौन है? वॉरेन हेस्टिंग्स रहेंगे। और आप जानते हैं कि 1772 से 73 तक ये बंगाल के अंतिम गवर्नर के रूप में काम करेंगे। तो ये आपको एक क्रम है जो समझ में आने की ज़रूरत है। तो पहला है रॉबर्ट क्लाइव, उसके बाद हॉलवेल। ये हॉलवेल थोड़ा सा बेकार व्यक्ति है, ये झूठा है। इसने सिराजुद्दौला पे आरोप लगाया था ब्लैक होल ट्रेजेडी वाला। काल कोठरी घटना पढ़ेंगे हम आगे जब बंगाल पढ़ाएंगे तो। फिर इसके बाद वेंसी टार्ट है। यहाँ आपको जो याद रखना है वो क्या है? तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बक्सर का युद्ध। अब देखो आपको इसके साथ में बहुत सारी चीज़ें कनेक्ट करनी है। 1764 में बेटा 22 अक्टूबर को बैटल ऑफ बक्सर हुआ। तो बक्सर का जो युद्ध हुआ था वो 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। उस समय बंगाल के गवर्नर कौन थे? वेंसी टार्ट थे। ज़्यादातर लोग किनको लगाते हैं? रॉबर्ट क्लाइव को। किताबों में भी कुछ जगह आपको ये गलती मिल जाती है। ठीक है, क्यों लगाते हैं? क्योंकि लोगों को पता है कि 65 से 67 में दोबारा से रॉबर्ट क्लाइव आ रहा है, तो 65 आ जाता है वहाँ आसपास। तो ये गलत है शुद्ध रूप से। अब इस युद्ध के बाद बेटा जो संधि होगी वो होगी इलाहाबाद की संधि, यानी कि ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। तो इलाहाबाद की जो संधि है बेटा ये फर्स्ट भी है और सेकंड भी है। तो ये हम लिख देते हैं यहाँ 12 अगस्त 1765 और एक है 16 अगस्त 1765 को। तो ये जो संधियाँ हो रही हैं इलाहाबाद की प्रथम और द्वितीय संधि, ये रॉबर्ट क्लाइव करेंगे इस युद्ध के बाद। चूँकि ये हार जाते हैं कौन? ये लोग जो संधि करेंगे। तो पहली संधि जो होती है कौन सी? फर्स्ट। ये किसके बीच होगी? रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम सेकेंड, जो मुगल बादशाह थे, इनके बीच में होती है। और जो दूसरी संधि होती है, सेकेंड ट्रीटी जो होती है, अब
ये तो सेम है गवर्नर बेटे रॉबर्ट क्लाइव, और दूसरी तरफ होते हैं बेटा शुजा-उद-दौला। कौन है ये सिराजुद्दौला नहीं है, ये है शुजा-उद-दौला। तो शुजा-उद-दौला और शाह आलम सेकंड के बीच में, ठीक है, तो यह ध्यान रखिएगा सेकंड में शुजा-उद-दौला है रॉबर्ट क्लाइव के साथ, और पहले में रॉबर्ट क्लाइव के साथ में मुगल शासक शाह आलम द्वितीय हैं। थोड़ा सा मैं यहाँ दे देता हूँ एक ओवरव्यू बक्सर के युद्ध का, जिससे और चीज़ें आपकी क्लियर हों। देखिए क्या हो रहा है, आप अगर यहाँ आए, जैसे यहाँ हम बात करें तो ये रॉबर्ट क्लाइव है, ये 23 जून 1757 को क्या होगा यहाँ पर बेटा, बैटल ऑफ प्लासी। ठीक है, तो ये जो प्लासी का युद्ध है, किसका, प्लासी का युद्ध, इस बैटल ऑफ प्लासी में बेटा 23 जून 1757 को, ठीक है, एक तरफ है सिराजुद्दौला, कौन है, सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब, और दूसरी तरफ है रॉबर्ट क्लाइव। तो यहाँ पर बेटा कौन जीतता है, रॉबर्ट क्लाइव जीत जाते हैं, सिराजुद्दौला हार जाते हैं। ठीक है, और इसमें रॉबर्ट क्लाइव का साथ मेनली किसने दिया, मीर जाफर ने दिया। ठीक है, किसने दिया था, मीर जाफर ने। आप सोचो सिराजुद्दौला जो थे बंगाल के नवाब, इनका सेनापति था मीर जाफर, और रॉबर्ट क्लाइव ने इनको झांसा दे दिया कि हम तुम्हें क्या बना देंगे, हम तुम्हें बंगाल का नवाब बना देंगे, कहाँ सेनापति बने हो तुम, और ये आ गया बातों में। ठीक है, तो पूरी सेना, जबकि इनके पास बहुत बड़ी सेना थी, रॉबर्ट क्लाइव के पास बहुत छोटी सेना थी प्लासी के युद्ध में, लेकिन जीतता कौन है, अरे सेनापति जिसके पास होगा वही जीतेगा भाई, सीधी सी बात। तो रॉबर्ट क्लाइव जीता, सिराजुद्दौला हारे। अब चूंकि इंटेलिजेंट व्यक्ति था ये भी सिराजुद्दौला, तो इसने सोचा ऐसा नहीं हो कि ये दोबारा आ जाए, तो ये हार के भागा सिराजुद्दौला। तो इस मीर जाफर का बेटा था मीरन, क्या नाम था, मीरन। तो मीरन ने इसकी हत्या करवा दी। किसकी हत्या कर दी, सिराजुद्दौला ने मीरन की नहीं, मीरन ने मारा सिराजुद्दौला को, ऐसे समझ लो। तो मीरन ने किसको मार डाला, मरवा दिया था बेसिकली। तो ये मर्डर किया मीरन ने सिराजुद्दौला का। देखो समझो बात को, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं तो अच्छे से समझना है। अगर आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो मोहम्मद शाह रंगीला जो थे मुग़ल बादशाह, मोहम्मद शाह रंगीला के समय बंगाल एक क्षेत्रीय राज्य या रीजनल स्टेट के रूप में स्वतंत्र हो गया, और बंगाल की जो स्थापना की थी, सही बताओ, बंगाल किसने, बंगाल स्वतंत्र बंगाल की स्थापना किसने की, कोई भी लाइव में बताइए। बंगाल जो था मोहम्मद बिन, बताओ जल्दी, मोहम्मद शाह रंगीला के समय बंगाल की स्वतंत्र रूप से स्थापना किसने की, बोलिए। अच्छा 3-4 राज्य स्वतंत्र, ठीक है, एक अवध, तो अवध की स्थापना की थी सादत खान ने। एक हैदराबाद था, हैदराबाद की चिनक्लेज खान ने। अब बात करते हैं बंगाल की, तो बंगाल में कौन था, जो आप कंफ्यूज हो रहे हो वो अलग ही है। हाँ, वो सादत खां थे, हमें पता था आपको यही याद आएगा। याद रखना मुर्शीद कुली खां, तो मुर्शीद कुली खां जो थे बंगाल की स्थापना की इन्होंने। ठीक है, फिर आगे अलीवर्दी खां आएंगे, और एक इम्पॉर्टेंट जो होंगे, चली गई क्या लिंक, ठीक है, इम्पॉर्टेंट नवाब आएंगे सिराजुद्दौला। ठीक है, बेसिकली अलीवर्दी खां को कोई बेटा नहीं था, तो अलीवर्दी खां की बेटी के बेटा थे सिराजुद्दौला। इतनी कहानी से आपको ज़्यादा मतलब नहीं है। अब तो इतना याद रख लो कि सिराजुद्दौला कौन, तो नवाब ऑफ बंगाल, तो बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला, और इनके सेनापति को मीर जाफर को रॉबर्ट क्लाइव ने अपनी तरफ कर लिया,
और इस प्लासी के युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला को हरा दिया 23 जून 1757 को। और हराने के बाद इनके जो सेनापति मीर जाफ़र का बेटा था मीरन, इसने इनका मर्डर करवा दिया सिराजुद्दौला का। ये क्वेश्चन आया हुआ है, आपको ध्यान रखना है। अब ये तो इनका किस्सा ख़त्म हो गया, ये जीत गए प्लासी के युद्ध में बंगाल। बंगाल जीतने के बाद अब ये रॉबर्ट क्लाइव किसको नवाब बनाएंगे? तो मीर जाफ़र को। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? मतलब ऐसे समझो, थोड़ा सा बहुत सारे पैरामीटर चल रहे हैं, हम बंगाल की बात कर रहे हैं। तो बंगाल में देखो बेटा, एक तो शुरू में क्या है, मुर्शीद कुली खां, ठीक है। एक और महत्वपूर्ण अली वर्दी खां, ठीक है। और अगर हम बात करें तो सिराजुद्दौला, सबसे आपको मतलब नहीं है, बस फाउंडर अगर आप याद रखेंगे मुर्शीद कुली खां तो चल जाएगा। तो सिराजुद्दौला आए, सिराजुद्दौला को हरा दिया प्लासी में, प्लासी के युद्ध में, बैटल ऑफ प्लासी में। तो कौन बनेंगे अब? इनके सेनापति मीर जाफ़र जो है वो नवाब बन जाएंगे बंगाल के, क्योंकि धोखा देने में कुछ तो प्राप्त होगा ना। तो इन्हें बंगाल के नवाब बन गए। अब ये नवाब तो बन गए, इनके पास कुछ पावर नहीं थी, क्योंकि पावर किसने ले ली? रॉबर्ट क्लाइव ने। और बाकी गवर्नर आएंगे उनने। तो ये बेचारे इनकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर पाए, तो इन्हें हटा दिया। इनको हटाने के बाद इनका जो दामाद था, किनका? मीर जाफ़र का, वो था मीर कासिम, ठीक है। अब ये नवाब बन जाता है, ठीक। अंग्रेजों ने किसे बना दिया? मीर कासिम को। लेकिन गलती से ये इंटेलिजेंट व्यक्ति था, यहाँ तक तो चल गई, यहाँ नहीं चली। तो ये इंटेलिजेंट था, तो झगड़ा होगा, और झगड़ा हुआ तो कौन सा झगड़ा होगा? बैटल ऑफ बक्सर। तो अब ये जो मीर कासिम थे, इनके पीछे सेना दौड़ी, तो ये भागे बंगाल से। और ये बंगाल से भाग के कहाँ पहुँचते हैं? अब देखो, कहानी अगर कनेक्ट करनी है तो ये पहुँचे अवध। कौन? ठीक है, अवध पहुँचे। अभी युद्ध नहीं हो रहा है, अवध आ गए। अब अवध के नवाब कौन? अभी थोड़ी देर पहले बताया, तो नवाब ऑफ औध या नवाब ऑफ अवध शुजाउद्दौला। और यहीं बंगाल में अवध में बैठे हुए थे शाह आलम सेकंड। ये अपना दुखड़ा रो रहे थे, मुगल बादशाह। तो ये दोनों दुखड़ा रो रहे थे एक दूसरे से अपना। और तीसरे दुखड़ा रोने के लिए कौन आ गए? मीर कासिम। तो अब इनने कहा, यार अपन तीनों दुखी प्राणी हैं, तो एक काम करते हैं, अपन गुट बना लेते हैं। तो तीन ने मिलकर क्या बना दिया? तो ये बनाया त्रिगुट। त्रिगुट में कौन कौन है? मीर कासिम, शाह आलम और शुजाउद्दौला। अब गुट बन गया तो गुटबाजी होगी, तो होगा झगड़ा। तो इनने क्या किया? बोले एक बार चलो दो दो हाथ कर ही लेते हैं। तो इनने किया बक्सर का युद्ध, बैटल ऑफ बक्सर। कब? 22 अक्टूबर 1764 को, ठीक है। अब दूसरी तरफ कौन होगा भाई? तो अंग्रेज, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स होंगे, और ब्रिटिशर्स की तरफ से था, गलत बात, वेंसीटार्ट तो कौन था? ये बंगाल का गवर्नर था। इसको लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं थी। क्या था ये? बंगाल का गवर्नर। अंग्रेजों का जो नेतृत्व कर रहे थे वो थे हेक्टर मुनरो। तो अब युद्ध किसने किया? अच्छे से ध्यान रखना। एक तरफ है मीर कासिम, अब ध्यान रखना, मीर कासिम एक्स नवाब ऑफ बंगाल, बंगाल के पूर्व नवाब। दूसरी तरफ कौन है? ठीक है, और दूसरे कौन? बेसिकली दूसरी तरफ नहीं, शाह आलम सेकंड मुगल एम्परर, और नवाब ऑफ अवध, अवध के नवाब शुजाउद्दौला। और ये तीनों लोग लड़ेंगे अंग्रेजों से। अंग्रेजों का नेतृत्व कौन कर रहा था? हेक्टर मुनरो। और हेक्टर मुनरो ने तीनों को निपटा दिया। और कौन जीत गया? हेक्टर मुनरो जीत गया। अब थोड़ा सा यहाँ समझिएगा, मैं येलो कर देता हूँ।
अब अगर कोई नवाब भागेगा तो भाई किसी को तो नवाब बनाना पड़ेगा, तो मीर कासिम भागे तो फिर से कौन बन गया? मीर जाफर बन गया। समझ में आई? क्योंकि यही था क्लाइव का गीदड़, कठपुतली नवाब मीर जाफर बन गया। तो भैया बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन? ध्यान रखना, लोग गलत करते हैं, मीर कासिम ऑप्शन में होता है। ये तो कल्टी ले लिए थे, बोलते ना कल्टी मार ली, भाग गए यहाँ से। ये तो कौन भागे? मीर कासिम भागे। लिंक तो नहीं गई है, लाइव में सुनाई दे रही है बेटा बात? तो मीर कासिम भागे और मीर कासिम भागकर कहाँ पहुँचे? तो ये अवध पहुँचे। अवध में ये दोनों दुखड़े वाले लोग बैठे थे, इनने भी अपना थोड़ा दुखड़ा रोया, तीनों ने मिलकर गुट बना लिया, त्रिगुट ट्राई पार्टी बनाई और ट्राई पार्टी ने युद्ध किया बक्सर का और तीनों के तीनों हार गए। ठीक, ये बेचारा भाग गया ये और फिर मारा गया मीर कासिम। तो अब इससे तो संधि होगी नहीं, तो अब बचे कौन? शाह आलम सेकेंड। अब युद्ध होने के बाद ये तो 64 में युद्ध समाप्त हो गया। अब सोचो इस चंट व्यक्ति को फिर से बुलाया गया। कहाँ? देखो अब ये आ गया रॉबर्ट क्लाइव। सिर्फ इसे बुलाया इसलिए गया था कि ये क्या करे? ये करे संधि, क्योंकि ये बहुत चंट व्यक्ति है, इनको यही डील कर सकता था। रॉबर्ट क्लाइव आया और यही बक्सर के युद्ध के बाद हो रही है इलाहाबाद की प्रथम संधि और द्वितीय संधि। तो पहली संधि रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम सेकेंड के बीच 12 अगस्त 1765 और दूसरी संधि 16 अगस्त 1765 शुजा-उद-दौला के साथ। और दोनों के साथ इसने संधि की रॉबर्ट क्लाइव ने और खूब माल कमाया। ठीक, और इसके बाद ये 67 में चला जाएगा। फिर अगले आएंगे वॉरेलेस्ट, फिर उसके बाद कार्टियर 69 से 72 और उसके बाद 72 से 85 तक वॉरेन हेस्टिंग रहेंगे। और वॉरेन हेस्टिंग जो होंगे वो बंगाल के अंतिम गवर्नर बन जाएंगे। इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को? तो ये चीज़ समझ में आई। अब यहाँ संधियों में ये लोग खूब उल्लू बनाएंगे इनको। ठीक है, समझ में आ रही है? संधियों की शर्तें मैं लिखा नहीं रहा हूँ, अभी बता देता हूँ, ऑलरेडी आपके नोट्स में हैं वो। देखिए, इलाहाबाद की प्रथम संधि जो हुई थी वो रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम सेकेंड के बीच में हुई थी। तो यहाँ पर शाह आलम सेकेंड को 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन, कितनी? 26 लाख ईयरली पेंशन, और इसके साथ में इलाहाबाद और कड़ा क्षेत्र देने की बात की गई थी। क्या? 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन, तो 26 लाख ईयरली पेंशन इलाहाबाद एंड कोरा रीजन, कड़ा को कोरा रीजन बोलते हैं, ये देने की बात की गई थी। अब शाह आलम सेकेंड भी कुछ देंगे, तो शाह आलम सेकेंड ने कहा था आप बंगाल, बिहार और उड़ीसा, बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवानी राइट्स ले लीजिए। तो किसे? रॉबर्ट क्लाइव को क्या मिला या अंग्रेजों को? बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवानी अधिकार मिल गए। वसूलो टैक्स, पैसा खाओ खूब। तो ये खुश। अब रॉबर्ट क्लाइव को बताओ भैया, ये इलाहाबाद और कड़ा क्षेत्र तो देगा इन्हें, कहाँ से? ब्रिटेन से ला के देगा इलाहाबाद और कड़ा क्षेत्र। बोले लो ये कड़ा, ये इलाहाबाद यहीं होगा ना भारत में, तभी तो देगा। अब ये देखो, इनसे तो बोलते हैं हम तुम्हें देंगे। एक्चुअली संधि कैसी हुई थी? मुगल बादशाह को 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन दिया जाएगा, मुगल बादशाह को इलाहाबाद और कड़ा क्षेत्र दिया जाएगा, और मुगल बादशाह बोलेंगे कि इसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवानी राइट्स दे दिए तुरंत। अब ये करेगा दूसरी संधि 16 अगस्त को, क्योंकि अभी चाहिए ना इलाहाबाद और कड़ा क्षेत्र, तो किन से लेगा? तो ये अवध के नवाब थे और अवध में आता था इलाहाबाद और कड़ा, तो इनसे बोला इलाहाबाद और कड़ा क्षेत्र दो। बोले ये लो, तो इलाहाबाद कड़ा ले लिया। इनसे क्या ले लिया? इलाहाबाद और कड़ा, बेसिकली इंग्लिश में बोलते हैं कोरा रीजन। ठीक है, ये ले लिया। ठीक है भैया। बोले युद्ध लड़ा था तुमने, 50 लाख दो। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? युद्ध हरजाना। बोले हरजाने के 50 लाख दो। तो बोले 50 लाख रुपीज फॉर वॉर इंडेमिनिटी। ठीक है, या वॉर पेनल्टी। तो 50 लाख वॉर पेनल्टी, मतलब युद्ध किया ना, हरजाना भरो, 50 लाख भी ले लिए। लो भैया।
सोचो 1765 में 50 लाख रुपए बहुत होते थे, आज भी बहुत होते हैं। ठीक है, अब अभी भी नहीं माना, मतलब लूट मचाई है इसने। बोला तुम्हारा चुनार का किला बहुत अच्छा है भैया। किसका किला? चुनार का किला। बोले वो दे दो साहब हमें। तो चुनार फोर्ट ये लो भैया। बोले अवध बहुत उपजाऊ क्षेत्र है, यहाँ कंपनी को टैक्स फ्री ट्रेड करने की परमिशन दो। अवध क्षेत्र में कर मुक्त व्यापार की अनुमति। क्या? परमिशन टू द टैक्स फ्री ट्रेड इन अवध रीजन। ठीक है, अवध को इंग्लिश में बोलते हैं औध। क्या बोलते हैं? औध रीजन। तो अवध क्षेत्र में कंपनी क्या करे? कर मुक्त व्यापार करे। ये भी कहा। तो बोले ठीक है भैया कर लो। अब क्या बच्चे की जान लोगे? तो हाँ ले ली। अब देखो, अब कुछ इतिहासकार बोलते हैं इसीलिए कि सालम सेकंड जो है वो अंग्रेजों से मिले थे, इनने लॉलीपॉप खरवा दी, मरवा दिया एक तो उसको और इसको लुटवा दिया। क्योंकि पैसा किसे मिला? क्षेत्र किसे मिला? और इसको क्या मिला? कुछ नहीं। ठंडन गोपाल थे ये तो। 50 लाख युद्ध हरजाना, इलाहाबाद कड़ा क्षेत्र, चुनार का किला, और क्या? अवध में कर मुक्त व्यापार, मतलब अवध में तुम्हारे सिर पे डांस करेंगे, हम टैक्स नहीं देंगे। और तो इतनी सारी चीजें इससे ले ली बेचारे से, और आगे चल के इस बेचारे को और लूटेंगे वॉरेन हेस्टिंग। जब ये आगे आएंगे तो पता है इससे क्या करेंगे? एक बनारस की संधि करेंगे इससे, और इससे बोलेंगे ये ले लो, 50 लाख दे दो। अब ले लो क्या, तुम लंदन से लाए थे ये सब? और फिर इसको लॉलीपॉप दे दी और फिर 50 लाख लूट लिए बेचारे से। तो ये बेचारा बहुत प्रताड़ित व्यक्ति था इतिहास में, अवध वाला। कौन? शुजाउद्दौला। ये आपके मेंस में आते हैं, आपको प्रोविजन लिखने होते हैं सीधे सीधे। समझ में आई बात? आपके नोट्स में दिए हुए हैं, अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। तो ये हुई हमारी इलाहाबाद की दोनों संधियाँ, और इन संधियों के परिणाम स्वरूप अब इसे क्या मिला था रॉबर्ट क्लाइव को? यहाँ से देखो, बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार मिल गए थे। अब इसने सोचा यार मजा आ गया, अपन को 3-3 राज्य मिल गए, चलो अपन एक काम करते हैं, यहाँ चलाते हैं द्वैध शासन। क्या चलाते हैं? तो इसने ना 1765 में बेटा डायआर्की शुरू कर दी। क्या शुरू कर दी? डायआर्की का मतलब होता है द्वैध शासन। कहाँ मिला था? बंगाल मिला था, तो बंगाल में ही करेंगे। तो बंगाल में इसने, पूछा जाता है बंगाल में द्वैध शासन किसने शुरू किया? रॉबर्ट क्लाइव ने। तो डायआर्की इन बंगाल मतलब क्या? एक तरफ गवर्नर का शासन और दूसरी तरफ नवाब का शासन, दो लोग जब शासन करें तो द्वैध शासन। तो द्वैध शासन इसने शुरू किया। जो बंगाल में द्वैध शासन इसने शुरू किया था वो 1772 में कौन समाप्त कर देगा? तो द्वैध शासन या डायआर्की को किसने समाप्त किया? वॉरेन हेस्टिंग ने समाप्त किया। ठीक है, तो ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं। द्वैध शासन किसने स्टार्ट किया? रॉबर्ट क्लाइव ने। किसने समाप्त किया? वॉरेन हेस्टिंग ने। उल्टा बोल दिया क्या? फिर से बोल देते हैं। बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत रॉबर्ट क्लाइव ने की 1765 में, जबकि डायआर्की को एबोलिश किसने किया? एबोलिश डायआर्की इन बंगाल वॉरेन हेस्टिंग्स ने 2 कर दिया, द्वैध शासन को समाप्त कर दिया। ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो भैया, आपसे मीन्स में क्वेश्चन आ जाए रॉबर्ट क्लाइव, लिख लो। कैसे लिखोगे? देखो यहाँ बंगाल का पहला गवर्नर, ठीक है, 57 से 60। दूसरा कार्यकाल 65 से 67। घटनाएं क्या क्या हुई? प्लासी का युद्ध, कोई समस्या नहीं, ठीक है। फिर क्या? इलाहाबाद की प्रथम संधि, इलाहाबाद की द्वितीय संधि, खूब भर भर के लिख सकते हो इनके बारे में प्रोविजन के साथ। बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत, ये सब किसके साथ में है? रॉबर्ट क्लाइव के साथ में। आप आराम से लिख सकते हो। प्लासी का युद्ध पूरा बता सकते हो, अगर बड़े में जितना बड़ा पूछना है पूछ ले, आप बता सकते हो चीज़ें आराम से। तो ये कहानी किसकी हो गई? रॉबर्ट क्लाइव की हो गई, जिसमें हमें एक तो डायआर्की याद रखना है, बंगाल का पहला नवाब था, इसके साथ में कौन कौन था, क्या क्या कहानी थी। और ये प्लासी जो है बेटा नदिया जिले में है। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है ये? नदिया जिला है बंगाल का,
ठीक है। और ये नदी कौन सी थी इस युद्ध के समय? तो भागीरथी नदी थी। ठीक है, तो बंगाल के नदिया जिले में भागीरथी नदी के किनारे प्लासी का युद्ध हुआ था। कभी कभी प्लेस पूछ लेते हैं कि प्लासी कहाँ, तो प्लासी बंगाल में। ठीक है, इस बात को याद रखना। इसके अलावा मीर जाफर के अलावा इनकी जो मौसी थी सिराजुद्दौला की, ये थी घसीटी बेगम। कौन थी? घसीटी बेगम। इनने घसीट घसीट के अपने भतीजे को मरवा दिया। तो घसीटी बेगम ने किसका साथ दिया? रॉबर्ट क्लाइव का। एक थे जगत सेठ, सेठ जी ने भी अपना पैसा किसको लगा दिया? रॉबर्ट क्लाइव को। ठीक है, एक थे दीवान राय दुर्लभ। ठीक है, तो इनने किसको दुर्लभ करवा दिया? सिराजुद्दौला को। तो राय दुर्लभ, जगत सेठ, घसीटी बेगम और एक कौन थे? अमीर चंद। ठीक है, तो जगत सेठ, अमीर चंद, राय दुर्लभ, घसीटी बेगम, मीर जाफर, ये सब जुट था और ये रॉबर्ट क्लाइव के साथ था और इन्होंने सिराजुद्दौला को साजिश करके मरवा दिया। सेना देख रहे हैं सिराजुद्दौला, सेना वो खड़ी है, यहाँ सिराजुद्दौला पे चढ़े आ रहे हैं अंग्रेज सैनिक और वो खड़ी है सेना, ये भागे फिर क्या करते हैं, और कोई तरीका तो था नहीं, और फिर मरवा दिया इनको। ठीक, तो ये याद रखिएगा। दूसरी चीज़ आपको याद रखनी है क्या, जो ये मैंने आपको बताई बक्सर के युद्ध के समय। ठीक है, अगर आपसे कभी पूछा जाए बंगाल का नवाब, तो बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब मीर कासिम नहीं होगा, कौन होगा? मीर जाफर। याद आई कहानी? क्योंकि ये तो भागे अवध, तो नवाब कौन बचा? फिर से मीर जाफर को बना दिया इनने। ठीक है, समझ में आ रही है बात यहाँ तक? तो ये आपके कौन से नवाब, कौन से हमने कंप्लीट कर लिए? लिंक तो नहीं गई? अच्छा, तो हमने 1757 से 1772 तक के या 3 तक की हम बात करें तो ये हमने मेन चीज़ें देख ली। अब यहाँ पे जैसे एक क्वेश्चन होता है वारेलेस्ट का, तो वारेलेस्ट के समय बेटा कौन सा युद्ध हुआ था? फर्स्ट आंग्ल मैसूर युद्ध। कौन सा युद्ध? ठीक है, तो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर जो है वो किसके समय होता है? याद रखना, रॉबर्ट क्लाइव नहीं, क्योंकि पहला आंग्ल मैसूर युद्ध कब होगा? 67 से 69, लेकिन इनका टेन्योर में नहीं, वारेलेस्ट के टेन्योर में होगा पहला आंग्ल मैसूर युद्ध, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर। तो अंग्रेजों और मैसूर के शासक हैदर अली के बीच में होगा। ठीक है, और इसमें हैदर अली प्रभाव भी रहेंगे, एक तरीके से जीत जाएंगे। ठीक है, क्लियर है? आपको समझ में आ रही है बात? और इसी पहले आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद में कौन सी संधि होगी? बोलो, मंगलौर की मद्रास? देखो मजेदार किस्सा है, चलो बताओ। लाइव क्लास, पहले आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद संधि कौन सी है? ठीक है, तो ट्रीटी ऑफ मद्रास होगी। और ये सीधी बात है, 69 में युद्ध खत्म हो रहा है, तो मद्रास की संधि जो है वो 1769 में होगी। तो 1769 में पहले आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद जो संधि होगी वो मद्रास की संधि होगी। नॉर्मली देखिए, ना कोई वेंसीटाट पढ़ता है, ना कोई वारेलेस्ट पढ़ता है, बट हमें पढ़ने हैं, बस बात ख़त्म। और अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ छूट जाएगा या रूठ जाएगा। अब एक बात बताओ, वॉरेन हेस्टिंग में हमने क्या क्या देख लिया भैया? तो पहली चीज आप देखो, गौर करो अच्छे से, एकदम क्रम से। 1772 में द्वैध शासन की समाप्ति, एबोलिश इन डायरकी इन बंगाल। एक 1773 में क्या आया था? अभी आया था थोड़ी देर पहले, रेगुलेटिंग एक्ट। किसके समय? वॉरेन हेस्टिंग के समय। और फिर जितने रेगुलेटिंग एक्ट से प्रावधान होंगे वो सब इनके साथ जुड़ जाएंगे। तो इस रेगुलेटिंग एक्ट से बेटा 1774 में बना सुप्रीम कोर्ट। क्या बना? सुप्रीम कोर्ट। कहाँ बना? कलकत्ता में। तो पूछा जाता है, चली गई। तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किसके समय हुई? वॉरेन हेस्टिंग के कार्यकाल में हुई।
चलो, तो हम आ गए थे यहाँ से कार्टियर, और कार्टियर के बाद वॉरेन हेस्टिंग्स। तो वॉरेन हेस्टिंग में आपको ये याद रखना है बेटा कि 1772 से 85 के बीच में जो घटनाएं होंगी वो सारी की सारी वॉरेन हेस्टिंग में हो जाएंगी। अब देखो हमने क्या क्या पढ़ा। एक पढ़ा द्वैत शासन समाप्त किया, हैवोलिस डायरकी इन बंगाल। एक पढ़ा रेगुलेटिंग एक्ट किसके समय आया, रेगुलेटिंग एक्ट। एक पढ़ा था ये बंगाल का अंतिम गवर्नर था। रेगुलेटिंग एक्ट से बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बन गया, वो भी हम लिख सकते हैं। एक इसी रेगुलेटिंग एक्ट से सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होगी कलकत्ता में, और इसके प्रमुख बनेंगे एलिजा इम्पे। कौन होंगे, सर एलिजा इम्पे। तो ये इसके न्यायाधीश या प्रमुख होंगे सुप्रीम कोर्ट के। और 1774 के बाद 1775 से 1782 के बीच में बेटा यहाँ हो जाएगा फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर। तो कौन सा, पहला आंग्ल मराठा युद्ध हो जाएगा 1700, अरे भगवान 8 गायब हो गए इसमें से कुछ भी लिख दिया हमने, जगह ही नहीं है ना। एक मिनट, अभी हो जाएगा। तो 1775 से 82 के बीच में फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर या आंग्ल मराठा युद्ध हो जाएगा बेटा इसी के समय। तो इसी का टाइम पीरियड है, इस पे हम आगे बात करेंगे। इसके अलावा अगर हम देखें तो 1780 से 84 के बीच में बेटा सेकेंड आंग्ल मैसूर युद्ध हो जाता है। कौन सा, तो आंग्ल मैसूर युद्ध, ये भी इसी के समय में हो जाएगा, वॉरेन हेस्टिंग के समय में। और 84 में जब हम पहुंचेंगे, हम यहीं घुसेंगे बस, लेकिन हम ठीक है। तो 1784 में जब युद्ध खत्म होगा तो होगी मंगलौर की संधि। तो ट्रीटी ऑफ मंगलौर किसके समय, ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग के समय। और 84 में ही एक एक्ट आता है 1784 का, ठीक है, इसे हम आगे पढ़ेंगे। तो ये होगा पिट्स इंडिया एक्ट। तो पिट्स इंडिया एक्ट भी इसी के समय होगा, ठीक है। और कुछ चीज़ें हैं जो जगह नहीं है तो अब मैं बता नहीं रहा हूँ इसकी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि वॉरेन हेस्टिंग के समय आपको 1772 से 85 की जितनी घटनाएं हैं, अब ये कितना ही बड़ा आ जाए, आंग्ल मराठा युद्ध में तो दुनिया भर का मैटर है, मंगलौर की संधि है, आंग्ल मैसूर युद्ध है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के प्रोविजन है। तो ये सब हम इसके साथ उड़ेल सकते हैं। तो क्वेश्चन के आंसर को समझने की ज़रूरत है। अगर आप समझ पाए तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं और आराम से आप इन्हें याद रख सकते हैं। तो ये हमने वॉरेन हेस्टिंग तक की बात कर ली, जिसमें हमने यहाँ तक के गवर्नर को देख लिया और इनके गवर्नर जनरल बनते भी देख लिया बंगाल के। इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। आई थिंक अब क्योंकि वो हो नहीं पाएगा इसके आगे, तो कुछ और चीज़ें हमें समझानी है, तो हम आएंगे पार्ट 2 में, ठीक है। तो फिर मिलेंगे, धन्यवाद।